नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 की एक सीरीज, जिसमें मैं अंशुमन गुप्ता आप सभी को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का सिलेबस और बाकी टीचर्स बाकी सिलेबस आपको कवर अप करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी कि संबंध एवं फलन। कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर अप करें, जिससे कि हिंदी के स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। तो रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या क्या बेसिक्स यूज होने वाली हैं जो हमने 12th में पढ़ी है वो हम पहले कर लेते हैं डिस्कस। और इसमें जो सबसे पहली चीज आती है बेसिक समझने के लिए वो है कि हम समझें, हमने जब शुरू करा था ऐसा टॉपिक पढ़ना तो शुरू करा था सेट यानी कि समुच्चय। तो सबसे पहले यही हम सीखते हैं कि सेट यानी कि समुच्चय क्या होता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट की कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इतनी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी और इसी इतनी छोटी सी डेफिनेशन में पूरा वर्ड समाया हुआ है। या हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। इसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय या सेट कहेंगे। अब बात आती है कि भाई अब इससे हम क्या समझ सकते हैं। बस कह दिया क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब मीनिंग निकला क्या। तो सीधी सी बात है, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें क्या करना है, इस तरीके से उनका कलेक्शन करना है कि वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड वर्ड यानी कि यहाँ पे जो सुपरिभाषित शब्द आ रहा है, इसी का सब कुछ खेल है। ठीक है, तो बात आती है कि है क्या सेट। तो सेट कलेक्शन ही है, एक तरह का कलेक्शन ही है, लेकिन वो क्या है, वेल डिफाइंड। यहाँ पे वर्ड जोड़ दिया गया है उससे। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो दो तरह के कलेक्शन पढ़ते हैं। बाकी लोग जो है इस तरह दो तरह के कलेक्शन नहीं पढ़ पाते हैं। कैसे दो तरह के कलेक्शन पढ़ते हैं, एक कलेक्शन तो वो जो कलेक्शन सब लोग पढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पे आके हम सेट यानी कि समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या कहता है, वेल डिफाइंड रहता है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे लाइन में यही है, वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन्स होता है देयर इज नो कंफ्यूजन विच ऑब्जेक्ट इज बिलोंग्स टू आवर कलेक्शन एंड विच ऑब्जेक्ट इज नॉट बिलोंग्स टू आवर कलेक्शन। हम जो कलेक्शन बना रहे हैं उस कलेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं बिलोंग करेगा, उसे ही कहा जाता है वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक बैग है, वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन which object is belong to our collection or not। ठीक है, कोई सा ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है, हमारे कलेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही मीन होगा वेल डिफाइंड का। जैसे कि हमारे पास एक बैग है, ठीक है, इस बैग में हमें रखना है क्या, फ्रूट्स को। ठीक है, जैसे ही हमने कहा इस बैग में क्या आएगा, ओनली फ्रूट आएगा, तो एकदम हम श्योर हो गए, कंफर्म हो गए कि इसमें फ्रूट्स के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। यानी कि क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट फ्रूट कहलाते हैं वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, या यूं समझ लो यहाँ पे कुछ और भी चीजें, जैसे कि मान लो यहाँ पे कह
दिया गया, यहाँ पे केवल बुक्स आएंगी और वो बुक्स कैसी आएंगी, मैथमेटिक्स की आएंगी। ठीक है, वो कहाँ की आएंगी, मैथमेटिक्स में। तो हम पूरी तरीके से श्योर है कि दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं उन बुक्स में से हमें केवल वही करेक्शन बनाना है जो कि क्या हो, मैथ्स की बुक हो। बाकी कोई सी बुक आती है तो उसका हमें करेक्शन यहाँ पे नहीं बनाना है। तो ऐसे ही करेक्शन को जो कि वेल डिफाइंड हो, हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उसी करेक्शन को हम बोलते हैं क्या, सेट यानी कि समुच्चय। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समुच्चय को, सुपरिभाषित वस्तुओं के कलेक्शन को यानी कि संख्या को कहा जाता है समुच्चय। ठीक है, हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं जो हमें रिलेशन एंड फंक्शन में काम आएगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सेट में नहीं जा रहा हूँ। जितना हमारे काम का है, जो हमें समुच्चय का यूज यानी सेट का यूज होने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन में, वो चीज़ें केवल समझेंगे। अब जैसे सेट को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मान लो आपको कह दिया गया कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसा बोल दिया गया कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या एक सेट होगा, क्या एक समुच्चय होगा, सुंदर फूलों का संग्रह। तो सुंदर फूल कौन से होते हैं, सुंदर फूल कौन से होते हैं, वाटर, क्या सुंदर फूल कौन कौन से होते हैं भाई, रोज है, लोटस है, बहुत सारे फ्लावर्स है ना। तो कमल को आप बोलोगे सुंदर है, गुलाब को बोलोगे सुंदर है, गुड़हल को बोलोगे सुंदर है, चमेली, जो भी जितने भी होते हैं भाई, कौन सा सुंदर है। तो इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारे हिसाब से भाई कोई बोलेगा कि कमल जो है वो सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर है, कोई बोलेगा नहीं लोटस तो है ही नहीं है, तो रोज सुंदर होता है। तो हर एक पर्सन की अलग अलग मेंटेलिटी, वो अलग अलग मेंटेलिटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को बोलेगा कि नहीं भाई ये चीज़ जो है ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे कलेक्शन में कौन सा फ्लावर आना चाहिए और कौन सा फ्लावर नहीं आना चाहिए। तो अगर कंफ्यूज रहेंगे तो फिर वो सेट नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, सेट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो हम ये कह देते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ आवर सिटी, हमारे शहर के अमीर व्यक्तियों का संग्रह। तो हमारे शहर में अमीर कौन है भाई, किसी के पास 50 रुपए है, वो एकदम खुद से बोलता मैं तो एकदम अमीर हूँ, बहुत पैसे मेरे पास। और किसी के पास 5 करोड़ रुपए है, वो कहता है यार बहुत गरीबी छाई है, बैंक में 1 लाख का लोन है, तो उसे अमीर कहेंगे, या जिसके पास 50 रुपए है उसे अमीर कहेंगे। अमीर कौन हुआ हमें नहीं पता है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इसलिए हम नहीं बोल पाएंगे कौन अमीर है कौन गरीब है, इसलिए ये वाला कलेक्शन भी सेट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ पीपल्स हैविंग 50,000 रुपीज, ऐसे व्यक्तियों का संग्रह करें जिसके पास कम से कम 50,000 रुपए हैं। तो 50,000 रुपये अगर हैं तो हमारे कलेक्शन में आएगा, 50,000 से ज़्यादा है तो भी हमारे कलेक्शन में आएगा। लेकिन अगर 50,000 से 1 रुपये भी कम है तो हमारे कलेक्शन में नहीं आने वाला है। तो नहीं आने वाला तो एकदम पक्का हो गया भैया 50,000 है तो आ जाओ, नहीं है तो नहीं आओ, तो श्योर हो गया अपन। तो ये कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। तो इस तरीके से जितने भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं उन्हें कहा जाता है सेट यानी कि समुच्चय। अब आगे चलते हैं हम समुच्चय के कुछ नोटेशन समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने 11th में बहुत सारी चीज़ें सीख रखी हैं, तो बस कुछ चीज़ें मैं बताते चलता हूँ थोड़ा फास्ट। जैसे कि सेट जो होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट को लिखने का एक तरीका होता है कि उसके हर एक मेंबर को लिखते चले अपन, ठीक है। सेट लिखने का दूसरा तरीका होता है कि किसी एक वेरिएबल की मदद से
जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते चले जाओ जहां तक गिनते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं सेट को लिखने के। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 1 इस सेट में है, तो इन्हें क्या कहा जाए? पहली बात तो इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर को क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि सदस्य कहा जाता है। अब इसको हमें बताना है कि ये ए में बिलोंग ए का है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। क्या? बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या यूं कहेंगे सदस्य है। क्या है? सदस्य है। 1 ए का सदस्य है। ये सिंबल जो है क्या है? बिलोंग्स टू। इसके आगे चलते हैं, तो मान लो यहाँ पे हम कहते हैं ए है क्या इसमें? नहीं है भाई, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसमें तो अल्फाबेट नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कहेंगे ए डजंट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होगा? हो गया, इसे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू यानी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये दो सिंबल हो गए, बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू। एक दो सिंबल्स जैसे कि ये सिंबल है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, मतलब सभी के लिए, जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए। और एक दूसरा सिंबल और बता देता हूं मैं, उल्टा ई, इसे कहा जाता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हो गए जो हमें काम में आ सकते हैं आगे। और आगे चलते हैं तो थोड़ा एक दो टाइप सेट के कमन को यूज होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, यानी कि अरिक्त समुच्चय क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय क्या होता है? कोई सेट है, अगर उसके पास कम से कम एक भी एलिमेंट आ गया, कोई सेट है उसके पास अगर एक भी एलिमेंट आ गया, ज्यादा कितने भी हो जाए, मिनिमम एक एलिमेंट एक अवयव उसके पास है, तो उसे नॉन एम्प्टी कहा जाएगा, यानी कि अरिक्त समुच्चय कहा जाएगा। कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो जाए, ऐसे सेट को कहा जाता है नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या होता है नॉन एम्प्टी सेट? जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक एलिमेंट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन एम्प्टी सेट। लेकिन अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा आ गया जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, जैसे कि अपन ने एक सेट ए बनाया और इसमें कहते हैं कि हमारे एक कलेक्शन बना लिया जो कि नंबर्स का कलेक्शन है, उसमें से अपन कह दिया जाता है अल्फा बीटा गामा छाटो, तो उसमें तो है ही नहीं अल्फा बीटा गामा, तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। नॉन एम्प्टी किसे बोलेंगे? ऐसा सेट जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और अगर एक भी एलिमेंट नहीं तो क्या कहा जाएगा? एम्प्टी सेट कहा जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट जो कि है सबसेट का। सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। वैसे तो बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, सबसेट क्या होता है? जैसे कि देखो, हमारे पास एक सेट है ए, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 इतने एलिमेंट ले लिए। दूसरा सेट हमने बनाया और इसमें कहा है कि 1 2 3 4 एक इतने एलिमेंट है। अब हम इस सेट बी को देखें, तो बी सेट को देखें तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है, 2 यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 भी यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 भी यहाँ पे है। यानी कि इस सेट का हर एक मेंबर इस सेट में है। इस सेट का हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव इस सेट में है।
तो अगर कभी ऐसा हो किसी एक सेट का हर एक अवयव किसी दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि जिसके सारे अवयव दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं वो सबसेट है बड़े वाले सेट का। इस वाले सेट का ये क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है। सबसेट यानी कि उपसमुच्चय, यानी कि ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या कहलाता है? सबसेट का सिंबल कहलाता है। ठीक है, और ध्यान रखना एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, बिलोंग करता है। ठीक, और अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं कि ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की है ये इसलिए है कि ये जो सेट है इस सेट के बराबर हो सकता है, इस सेट के बराबर हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या है? ये बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा रहेगा कि बराबर नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? इतना यूज करेंगे और कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। तो इतनी चीजें तो हमें सेट की जो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर वो यूज होने वाली है। ठीक है, जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था वो यूज होने वाली है। और इसके आगे अपन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। टू सेट्स दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब जैसे ही इसकी बात कहूंगा वैसे ही मैं कहूंगा लेट कैपिटल ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखो आ गया यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट यानी कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कम से कम एक एलिमेंट इनके पास है। ठीक है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। द क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है? एज द ऑर्डर्ड पेयर लाइक दिस, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है, अगर हम इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट को लिखते हैं तो कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में शायद क्या पता हिंदी में क्या बोलते हैं। और इसको डिफाइन किया जाता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड सेट में बिलोंग करता है। हाँ, क्रमिक युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमिक युग्म। ठीक है, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या कार्तीय गुणन कह रहे हैं हम, वो कैसा रहता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है, जहां पे ये पहला एलिमेंट जो है पहले सेट में बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता है दूसरे सेट में। यही बेसिस है किसका? रिलेशन का। इसी की मदद से हम रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हो सकती है वो समझ लेते हैं। तो देखो भाई, अगर हमारे पास कोई दो सेट है, हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है जिसमें मान लो हमारे पास है ए बी सी और दूसरा सेट बी है जिसमें मान लो है 1 2 3, ऐसा कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो किसमें नोट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को? ए क्रॉस बी से। और इसके बाद क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमिक युग्म। पहले सेट का एक एलिमेंट, पहले सेट का एक एलिमेंट, दूसरे सेट का एक एलिमेंट और ये ब्रैकेट में। फिर पहले सेट के उसी एक एलिमेंट के साथ में दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को लिख देना है। कैसे? ए के साथ में ये 2 भी आएगा और ए के साथ में भी ये 3 भी आएगा। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं, यहाँ का दूसरा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ का फिर से ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं, यानी कि बी के साथ में 1 और बी के साथ में 2 और फिर बी के साथ में 3। फिर आगे चलते हैं, यहाँ का ये एलिमेंट लेते हैं सी और इसके साथ में एक बार 1 और सी के साथ में 2 और सी के साथ में 3। इन सारे एलिमेंट्स को बनने रख दिया। तो यही जो अब हमारे पास ये जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल दिए, तो ये कहलाएगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे बात समझते हैं, कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब कितने एलिमेंट आएंगे ये भी तो पता करना सीखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, पहले सेट में जितने एलिमेंट है वो इंटू दूसरे सेट में जितने एलिमेंट है वो। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज कार्टेशियन प्रोडक्ट की, यानी कि क्रमित गुणन की। तो क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम पहले सेट का मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे सेट से करते हैं तो दूसरे सेट का क्रॉस प्रोडक्ट पहले सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कि मान लो अगर हम ए का ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों सेट डिफरेंट हो, एक सेट का सही प्रोडक्ट अपन कर सकते हैं। तो ए का ए से प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर लिखेंगे, सेम ऐसे ही ए का अगर ए से 3 बार प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ए का क्यूब आएगा। ऐसे ही मान लो आपको कभी ऐसा लिखा हुआ दिखता है कि r की पावर 3, r यानी कि रियल नंबर। अब रियल नंबर को ऐसे यहाँ पे 2 लाइन से बताया जाता है जनरली, या आपके बुक में थोड़ा डार्क करके कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, तो थोड़ा समझना रियल नंबर और रिलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर r का क्यूब लिखा हुआ है तो क्या मतलब हुआ उसका कि r इंटू r 3 r है आपके पास। ठीक है, इनका क्या किया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स का। ठीक है, इसके आगे आ जाता है। तो अगर हमें पता करना है तो पढ़ गया कि अगर पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n। और ऐसे ही अगर एक और प्रॉपर्टी पे आए कि हमारे पास जो सेट a और सेट b है, इनमें से कोई सा भी सेट एम्प्टी हो जाता है, कोई सा भी सेट एम्प्टी हो जाता है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, ए एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। और ऐसे ही बी एम्प्टी है, ए नॉन एम्प्टी है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा। ऐसे एक और बना सकते हैं, मान लो ए कोई इनफाइनाइट है, ए के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, बी के पास फाइनाइट एलिमेंट है, या बी के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, ए के पास फाइनाइट एलिमेंट है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक रिलेशन के लिए। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, कैसे हम रिलेशन को डिफाइन कर पाते हैं, कैसे हम सम सॉल्व करेंगे, रिलेशन को बता पाएंगे कि यह रिलेशन है या नहीं है, और क्या क्या टाइप्स होते हैं रिलेशन के। आज के लिए इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।